हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी शुरुआत कर दिए होंगे और आप लोग डेली कुछ ना कुछ याद करते होंगे। याद करते रहिए। डेली अगर आप याद नहीं करोगे तो एकाएक याद नहीं होगा। चलिए बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होते हैं या क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से हमने चर्चा की थी। आज इस लेक्चर्स में हम जो है मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होते हैं, अवनमन क्या होता है, हिमांक अवनमन क्या होता है, इन सब को डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से सभी लेक्चर्स को जो है आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और लिख लिख के पढ़िए। एक बात ध्यान रखना, लिख लिख के पढ़िए। अगर आप लिख लिख के नहीं पढ़ते हो तो तैयार हो यार नहीं होगा ही। ऐसे देखते रहिए, चाहे जितना वीडियो देखिए, कोई फायदा नहीं है जब तक आप कंटेंट को आप अपने सामने कॉपी पर ना लिखें। लिखने के साथ साथ उसका रिवीजन भी करें, बार बार देखते रहें, तब ये जाकर के कहीं तैयार होता है। इतने हल्के में अगर पढ़ाई लोगे कि ऐसा देखेंगे तैयार हो जाएगा तो आप भूल जाओगे। तैयार तो हो जाएगा लेकिन भूल जाओगे। तो भूलने वाली बीमारी आप दूर करिए और जो चीजें पढ़ी हो एकदम फ्रेश होना चाहिए, दिमाग पर हमेशा छपा रहना चाहिए। इसके लिए आप बार बार रिवीजन करते रहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हिमांक होता क्या है, इसको पहले जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें हिमांक यानी हिमांक क्या होता है, तो भाई हिमांक एक निश्चित ताप होता है जिस ताप पर जो है कोई द्रव जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। हिमांक एक निश्चित ताप होता है जिस पर कोई द्रव जो है उसके नीचे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। ठोस और द्रव की अगर हम बात करें तो हिमांक वह ताप होता है जिस पर दोनों एक दूसरे के दोनों का वाष्प दाब यानी ठोस और द्रव का वाष्प दाब समान हो जाता है। दोनों का वाष्प दाब जो होता है समान हो जाता है तो वो उस ताप को ही हिमांक कहा जाता है। भाई अगर हम जल की बात करें तो आप जानते हैं जल जो होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में परिवर्तित होने लगता है और 0 से जैसे भी एक को पॉइंट एक्स्ट्रा होगा तो ठोस से द्रव में परिवर्तित होने लगता है। तो हिमांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई द्रव जो होता है या कोई विलायक जो होता है ठोस और द्रव दोनों का वाष्प दाब समान हो जाता है, तो वही ताप जो होता है वो हिमांक जो है बोला जाता है। समझ में आ गया नहीं? अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो हिमांक होता है, हिमांक में ठोस और द्रव एक दूसरे के गतिक साम्य में होते हैं। इसमें होते हैं गतिक साम्य यानी साम्यावस्था में होते हैं। कैसा होते हैं? साम्यावस्था में होते हैं कि थोड़ा सा लुढ़केगा इधर तो इधर ठोस में चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा इधर अगर लुढ़का, एक को पारा लुढ़का, एक को पॉइंट, तो ये द्रव में चेंज हो जाएंगे। भाई आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। भाई ठोस अवस्था में होगा। अगर एक को पॉइंट बना 0.5 डिग्री सेल्सियस हुआ तो भाई ये द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज होगा? भाई 0 से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे द्रव अवस्था में चेंज होता जाएगा। और अगर 0 से भाई 0 के नीचे अगर आता है -0.1, भाई 0 के नीचे एक को पॉइंट जाएगा माइनस में तो धीरे धीरे वो सॉलिड में चेंज होता जाता है। तो कुल मिला के भाई ये जो निश्चित ताप है जिस पर द्रव और ये ठोस एक दूसरे के कैसे इन दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। भाई इसका भी वाष्प दाब, किसका? द्रव का और ठोस दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाता है तो वही ताप जो है हिमांक कहलाता है। और हिमांक पर ठोस और द्रव दोनों साम्य अवस्था में होते हैं यानी गतिक साम्य होते हैं। जरा से इधर लुढ़के तो द्रव में चेंज होंगे, इधर लुढ़केंगे भाई नेगेटिव में लुढ़केंगे तो हमारा ठोस में चेंज हो जाएंगे। समझ में आ गया नहीं? तो हिमांक क्या है? क्लियर हो गया ना? हिमांक वह निश्चित बिंदु होता है जिसमें कोई द्रव जो होता है और ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। समझ में आ गया नहीं? और थोड़ा सा इधर उधर होता है तो तुरंत वो जो है द्रव में रहेगा या तो सॉलिड में रहेगा। तो एक बात ये भी याद रखना कि हिमांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर द्रव और ठोस दोनों एक दूसरे के साम्य में। क्लियर हो गया ना? तो ये तो हिमांक हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब चलिए हम देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमांक के अवनमन में या हिमांक का अवनमन क्या होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है
चलिए इसको हम अच्छे से जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें हिमांक में अवनमन क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पात्र है और इस पात्र में भाई ये हमारा विलायक है। क्या है? विलायक। ये हमारा शुद्ध विलायक। अब शुद्ध विलायक जो भी है विलायक है। अब इस विलायक का वाष्प दाब कुछ होगा, जो भी विलायक हमारा होगा इसका कुछ वाष्प दाब होगा। अब इसमें अगर हम विलय डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? विलय। विलय पदार्थ कोई डाल देते हैं तो इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। विलय जब इसमें डालेंगे तो ये बन जाएगा विलयन। क्या बन जाएगा? विलयन। भाई विलय और विलायक डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी जो विलयन बनता है, इस विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे इसका हिमांक भी घट जाता है। क्या हो जाता है? इसका हिमांक भी घट जाता है। विलायक तथा विलयन, भाई विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, भाई विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, और जब कुछ मिलाते हो तो वाष्प दाब घट जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब हमारा घट जाता है। तो जब वाष्प दाब घट जाता है तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसका अगर भाई अवनमन हुआ कि नहीं हुआ? वाष्प दाब में कमी जो है अवनमन हुआ और हिमांक भी घट जा रहा है। जब इसका वाष्प दाब घटता है तो इसका हिमांक भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? हिमांक भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर, भाई एक विलयन हमारा हो गया, विलयन जो बना उसका, और विलायक, भाई विलायक और विलयन दोनों के हिमांकों का अंतर ही हिमांक में अवनमन कहलाता है। समझ में आ गया? भाई सबसे पहले शुद्ध विलायक है तो उसका हिमांक ज्यादा होगा। अब उसके बाद जब उसको विलयन में परिवर्तित कर दिए तो उसका वाष्प दाब घट गया, तो हिमांक, उसका वाष्प दाब घट गया तो हिमांक भी घट गया, यानी उसका टेम्परेचर भी घट गया। तो पहले वाले का टेम्परेचर ज्यादा था। मान लीजिए जल है, चलो एक उदाहरण ले लिए। जैसे मान लीजिए पहले विलायक हमने क्या लिया था? जल लिया। तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में चेंज होता है। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, सॉलिड में चेंज होगा। अब जल जो है जब इसमें कोई चीज डाल दोगे तो इसका वाष्प दाब घट जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमने के बजाय वो 0 से और कम पर जो है विलयन जब के फॉर्म में जब जाएगा तो उसका हिमांक और घट जाएगा, वो माइनस कुछ पे जाकर के जो है जमेगा। तो अब ज्यादा कौन हुआ? ज्यादा हमारा विलायक का हुआ ना, और कम किसका है? विलयन का। तो विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर ही जो है हिमांक अवनमन के बराबर होता है। समझ में आ गया? ये बात आप याद रखिएगा कि विलायक तथा विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक अवनमन के बराबर होता है। समझ में आ गया? हिमांक अवनमन क्या है? भाई विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर ही हिमांक अवनमन कहलाता है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस वही हमने लिखा है भाई। जब किसी विलायक, अब विलायक मतलब क्या? जल जो ज्यादा रहता है ना, वही तो विलायक होता है। जब किसी विलायक में कोई आवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है। कौन सा पदार्थ घोलते हो? आवाष्पशील। बार बार कह रहे हैं आवाष्पशील आवाष्पशील, मतलब जिसको डालने के बाद वाष्पित ना होता, जैसे साल्ट हो गया, शुगर हो गया, इस तरीके से ऐसे पदार्थ जो घोलने के बाद भी वाष्पित ना होते। तो एक आ गया, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। अरे जब विलयन बनता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है तथा उसका हिमांक भी कम हो जाता है। भाई घुलने के बाद उसका हिमांक भी घट जाता है। अर्थात वाष्प दाब में अवनमन ही, यानी जो वाष्प दाब में अवनमन हो गया यानी घटना हो गया। अवनमन मतलब क्या? घटना। उन्नयन मतलब बढ़ना, ध्यान रखना। अवनमन डिप्रीजन जो होता है, अवनमन जो होता है वो घटने के लिए होता है। भाई कोई बात यहाँ पे हो रही थी, मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर जो है ये जो है, अब इसके ऊपर जो है भाई ये ऊपर द्रव अवस्था में, नीचे जो है ठोस अवस्था में, तो अब नीचे आ जाएगा तो अवनमन नहीं हुआ। भाई नीचे जाएगा तो अवनमन, तो वही कमी, जो कमी होती है, कमी को अवनमन कहा जाता है। समझ में आ गया? तो वही कहा गया कि अवनमन ही विलयन के हिमांक को कम कर देता है, इसका जो हिमांक होता है उसको कम कर देता है। क्यों? वाष्प दाब का अवनमन जो होता है वही उसके हिमांक को कम कर देता है। तो एक बात ध्यान रखना, विलयन और विलायक, अब चाहे
मेन तो विलायक और विलयन होगा, तो मिलाकर दोनों का अंतर ही आपको निकालना है। तो विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर ही हिमांक अवनमन कहलाता है। समझ में आया नहीं? विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर ही हिमांक अवनमन कहलाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ। देखो डेल्टा का प्रयोग वहां करते हैं जब दो का अंतर निकाला जाता है, ठीक है भाई। T2 माइनस T1 ऐसे कर सकते हैं, T1 माइनस T2 ऐसे होता है। तो यहाँ पर डेल्टा प्रयोग करेंगे, T टेम्परेचर है और F जो है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए प्रयोग करे हैं। अरे F नहीं लगाओगे पता ही नहीं चलेगा किसका निकाल रहे हो। तो डेल्टा TF बराबर जो हम लिखेंगे, फिर ये हमारा एक TF होगा, ये किसका होगा, ये होगा विलयन का, और माइनस लगाएंगे और दूसरा TF लिखेंगे, ये होगा हमारा विलायक का। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से अगर विलयन वाले में विलयन का जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है और उसमें से विलायक के अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देंगे तो हमारा हिमांक अवनमन जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसको आप लिख सकते हैं, जहां डेल्टा TF हिमांक का अवनमन है और TF जो विलयन लिखा है, विलयन ये है विलयन का हिमांक है। भाई कितने पर विलयन का हिमांक है, और दूसरा जो TF लिखा है विलायक, विलायक करके लिखा है ना, इसको आप बताएंगे कि ये जो है विलायक का हिमांक। तो अगर हम विलयन के हिमांक में से विलायक का हिमांक घटा देंगे तो हमारा हिमांक अवनमन निकल के बाहर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि हिमांक का अवनमन होता क्या है। भाई जब विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर निकाला जाता है, दोनों में अंतर ज्ञात करते हैं, तो जो निकल के आता है वो हिमांक अवनमन के बराबर होता है। समझ में आया ना? याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं लिखा दिए। भाई जब किसी विलायक में कोई हमारा शुद्ध विलायक है, अगर उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। तो वाष्प दाब में कमी जो होती है ये हिमांक अवनमन को भी घटा देता है। अर्थात वाष्प दाब में जो अवनमन होता है, वाष्प दाब में कमी होती है, वो विलयन के हिमांक को कम कर देता है। अर्थात विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर ही हिमांक अवनमन के बराबर होता है। इसे आप डेल्टा TF बराबर TF विलयन और माइनस TF विलायक करके लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। अब इस पर जो फार्मूला बनता है, फार्मूला हम आपको बताते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें कि मोलल अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, कुछ नहीं है। जैसे हमने आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बताई थी, सेम वैसे है कि भाई किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम अणु में, कितने हजार ग्राम अणु में, 1000 ग्राम अणु में, अब चाहे कहो और चाहे 1 किलोग्राम में, कितने में, 1 kg में। भाई 1 kg जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1000 ग्राम अणु में किसी विद्युत अनअपघट्य, ये अनअपघट्य का मामला क्या है भाई, ऐसा पदार्थ ना उबलने के बाद वियोजित हो जाए, ठीक है। तो किसी विद्युत अनअपघट्य का 1 ग्राम अणु घुला हो तो उसके हिमांक में जो अवनमन होगा, देखो पता क्या रहे हो, मोलल अवनमन स्थिरांक बता रहे हो ना, तो हिमांक की ही बात करोगे, उन्नयन की बात मत करना। उन्नयन अगर कहोगे तो आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, अवनमन कहोगे तो वो आपका अवनमन बनेगा। तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। याद हो जाएगा कि नहीं? किसी शुद्ध विलायक के 1000 ग्राम अणु में किसी विद्युत अनअपघट्य का 1 ग्राम अणु घुला हो तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे उस विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो बात हो गई भाई मोलल अवनमन स्थिरांक। अब मोलल अवनमन स्थिरांक को हम KF से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लिख सकते हैं, इसे KF द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया नहीं भाई? K कांस्टेंट होते हैं, F जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए प्रयोग किया गया है, अवनमन के लिए प्रयोग किया गया है, KF से प्रदर्शित करते हैं। एक बात और ध्यान रखना, ये जो मोलल अवनमन स्थिरांक होता है इसकी जो इकाई होती है, लिख लो, इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स अथवा एक और है केल्विन प्रति मोललता से प्रदर्शित करते हैं। भाई ये तो आपको केल्विन प्रति मोललता कम देखने को मिलेगा। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये आप याद ही कर लिए होंगे, जो उसका होता है वही इसका भी होता है। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है, इसकी यूनिट होती है
ध्यान रखिएगा, ये आपके विकल्प में पूछा गया है। तो देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा डेल्टा टी एफ होता है, डेल्टा टी एफ भाई, टी जो है, एफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक का अनुमान होता है भाई, ये हमारा डेल्टा टी एफ कौन है, हिमांक का अनुमान, ये समानुपाती होता है किसके, मोलरता के, एम के यानी मोलरता के जो है समानुपाती होता है। जहां एम कौन है, आप लिख सकते हैं जहां एम बराबर मोलरता होती है, क्या होती है, मोलरता। आप एक काम करें, डेल्टा टी एफ बराबर लगाओगे तो एक कांस्टेंट के लाएंगे, एफ लाएंगे, एम हो जाएगा, और एम की वैल्यू आपको ठीक से पता है, एम बराबर होता है, क्या होता है भाई, डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, और ये अगर ग्राम में होगा तो ऊपर जो है 1000 से गुणा करा देते हैं। ये अब मोलरता का भाई यही फार्मूला होता है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारा डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, के एफ तो ऑलरेडी है, स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और बटे में ये एम हो जाएगा। यहाँ हमने अंतर के लिए कैपिटल एम लिखा है, स्मॉल एम लिखेंगे, और भार होता है विलय का, और फिर कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये हमारा डेल्टा टी एफ का फार्मूला निकल के आ जाता है। एक बात ध्यान रखना, इससे जो अणुभार निकाला जाता है भाई, ये पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने के लिए इसको यहाँ कर लेंगे तो हमारा m बराबर ये आ जाएगा 1000 गुणे के एफ और गुणे स्मॉल डब्ल्यू और बटे डेल्टा टी एफ और गुणे कैपिटल डब्ल्यू। यही फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं। इस फार्मूले द्वारा हम जो है पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें जिसको भी ज्ञात करना हो भाई, के एफ निकालना होगा, के एफ के हिसाब से फार्मूला चेंज कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपको ज्ञात करना होगा सब का मान दिया रहेगा, एक का नहीं दिया रहेगा तो उसको आप जो है निकाल लेंगे। तो ये जो आपका मोलर अवनमन स्थिरांक होता है, के एफ होता है, ये जो है हर एक पदार्थ का अलग अलग मान होता है, कोई जरूरी नहीं सबका सेम हो, सबका अलग अलग वैल्यू होता है। अब इसमें कौन क्या है अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं जहां के एफ आप बताएंगे मोलर अवनमन स्थिरांक है भाई, यही के एफ तो मोलर अवनमन स्थिरांक है, और स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार है, विलय का भार, और ये हमारा स्मॉल एम जो होता है विलय का अणुभार होता है, और कैपिटल डब्ल्यू जो होता है विलायक का भार है, विलायक का भार है, और डेल्टा टीएफ जो होता है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ होता है। हो गया भाई, सब तो हो गया लगभग। तो इस तरीके से इन सब की वैल्यू होती है। तो समझ में आ गया होगा मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है भाई। 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में, 1 केजी शुद्ध विलायक में किसी विद्युत अनवघट का 1 ग्राम घुला होता है, तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। समझ में आया? अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद कर लेना है कि डेल्टा टीएफ बराबर के एफ गुणे डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला आपको देखने को मिलता है। यही फार्मूला आपका उन्नयन स्थिरांक का भी है, बस सेम एफ की जगह पे आपको बी लगा देना है, बोलिंग पॉइंट का लगा देना है, बाकी सेम फार्मूला आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक को लेकर के।